एक बार फिर से स्वागत है एक्सेलिंग ब्रेन्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के कीवर्ड्स है कॉटन, वूल, फाइबर, फैब्रिक, निटिंग, वीविंग, स्पिनिंग और यार्न। पहली इन बॉटम won the first prize in a science quiz competition held at their school। पहेली और भोजो ने फर्स्ट प्राइज जीता एक साइंस क्विज में जो उनके स्कूल में हुआ था। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने ये तय किया कि अब वो उन पैसों से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। When they saw a variety of cloth material, they got confused। जब उन्हें इतने सारे क्लॉथ मटेरियल देखा तो वो कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। तो शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि कुछ उनमें फैब्रिक्स थे कॉटन और कुछ थे सिंथेटिक। He also had woolen mufflers and shawls। उनके पास वुलन मफलर्स भी थी और शॉल्स भी थी। There were many silk sarees as well। वहाँ पर काफ़ी सिल्क साड़ीज भी थी। पहेली एंड भोजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और भोजो को बहुत एक्साइटेड लगा। दे टच एंड फेल्ट दीज फैब्रिक्स। उन्होंने हर फैब्रिक को टच करा और फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। आखिरकार उन्होंने एक वुलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड भोजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। जब वो क्लोथ शॉप में गए और फिर वापस आए तो फिर उनने पहेली और भोजो ने अपने आसपास में जो भी फैब्रिक थे उन्हें नोटिस करना शुरू करा। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। उन्हें ये पता लगाया कि जो बेड शीट्स है, ब्लैंकेट्स है, कर्टन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स है, टॉवल्स है और डस्टर्स हैं, वो किसी न किसी फैब्रिक से बने हुए हैं। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric। उन्होंने ये भी पता लगा दिया कि जो गनी बैग्स होते हैं और जो उनके स्कूल बैग्स थे वो भी किसी फैब्रिक से बने हुए हैं। They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic। उन्होंने ये फिर कोशिश करनी शुरू कर दी कि वो फैब्रिक कौन से हो सकते हैं, कॉटन हो सकते हैं, वूल हो सकते हैं, सिल्क या फिर कोई सिंथेटिक। 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। Activity 1 visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of fabrics left over after stitching, feel and touch each piece of fabric। Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor। आपको क्या करना है, किसी भी टेलरिंग शॉप पे जाना है और वहाँ पे जो स्टिचिंग के बाद कुछ कटिंग्स रह जाती हैं कपड़े के, उन्हें हर कटिंग को टच करना है, उसे फील करना है और फिर उन्हें लेबल करने की कोशिश करनी है कि वो क्या कोई कॉटन है, सिल्क है, वूल है या सिंथेटिक है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपको कुछ वंडर होता है कि वो किस फैब्रिक किस चीज़ से बने होते हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece। जब आप किसी फैब्रिक को देखते हैं तो एक continuous piece लगता है। Now look at it closely। What do you notice? अब आपको क्या करना है, उसे बहुत पास से देखना है। आपको क्या नज़र आता है? फिगर 3.2। अब ये फिगर 3.2 में नज़दीक से एक फैब्रिक को दिखाया गया है। देखिए कैसे इसमें लाइंस बनी हुई हैं। Select a piece of cotton fabric you labeled in the activity 1। जो आपने कॉटन फैब्रिक लेबल किया था वो एक लीजिए। Now try to find loose thread or yarn at one of the edges and pull it out। फिगर 3.3। अब आपको एक लूज थ्रेड या फिर यार्न जिसे कहते हैं वो निकालना है कोने से उस फैब्रिक के। If no loose yarns are visible, you can gently pull out one with a pin or a needle। अगर कोई भी आपको yarns नहीं दिख रहे कोने पर तो आप एक आराम से किसी नीडल या पिन की हेल्प से उसे निकाल सकते हैं। We find that fabrics is made up of yarns arranged together। What are these yarns made of? हमें फिर ये पता चलता है कि जो फैब्रिक्स है वो यार्न से बने होते हैं। अब ये यार्न्स किस चीज़ से बने होते हैं?
3.2 Fiber. Activity 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. एक cotton fabric से एक yarn निकालिए. Place this piece of yarn on the table. इस piece of yarn को table पे रख दीजिए. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. अब एक एंड को अपने थंब से पकड़ लीजिए, फिर दूसरे एंड को अपने नेल से स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए, जैसे फिगर 3.4 में दिखाया गया है. डू यू फाइंड एट दिस एंड द yarn स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड्स, फिगर 3.5. जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ये दिखता है कि जिस एंड से आपने किया था वो काफ़ी ज़्यादा पीसेस में थिन स्ट्रैंड्स में बदल गया है, जैसे फिगर 3.5 में दिखाया गया है. You might have observed something similar when you try to thread a needle. आपने ऐसा देखा होगा जब आप किसी नीडल के अंदर, किसी सुई के अंदर धागा डाल रहे होते हैं, तो ऐसा कभी कभार हो जाता है कि वो जो धागा होता है वो काफ़ी छोटे छोटे और पतले पतले स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो जाता है. Many a time the end of the thread is separated into few thin strands. काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो एंड होता है वो थिन स्ट्रैंड्स में बदल जाता है. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. अब ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं इन्हें फाइबर्स कहते हैं. Fabrics are made of yarns and yarns are further made up of fibers. जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न से बने होते हैं और जो यार्न्स होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं. Where do these fibers come from? ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. कुछ फैब्रिक्स के जो फाइबर्स हैं वो जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट जो है एग्जाम्पल्स हैं उन फाइबर्स के जो हमें प्लांट से मिलते हैं. वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. वूल और सिल्क हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. वूल जो है वो फ्लीस मतलब बाल से मिलते हैं एनिमल्स जैसे कि गोट और शीप के. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्कवॉर्म. जो सिल्क फाइबर है वो मिलता है ककून से, किसके? सिल्कवॉर्म से. From thousands of years, natural fibers were the only ones for making fabrics. काफ़ी हज़ारों सालों से सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही थे जो कि फैब्रिक बनाने में इस्तेमाल होते थे. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. पिछले 100 सालों में ये हुआ कि जो फैब्रिक हैं और फाइबर है वो केमिकल सब्सटेंसेस से भी बनने लग गए जो हमें प्लांट या एनिमल नहीं देते हैं. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर ऑफ पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक. इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रेलिक. 3.3 सम प्लांट फाइबर्स. कॉटन. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स. क्या आपने कभी बत्तियाँ बनाई दिए के लिए? वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स. अब इन क्या यूज़ करते हैं? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिल्टरिंग मैट्रेसेस, क्विड्स और पिलोज. अब ये जो कॉटन यूज़ करते हैं बनाने के लिए, और ये जो कॉटन है ये यूज़ होता है भरने के लिए पिलो के अंदर, क्विड्स के अंदर और मैट्रेसेस के अंदर. आपने देखा होगा जब पिलो के अंदर कॉटन फिल हो जाती है. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. आपको थोड़ी कॉटन वूल लेनी है और फिर उसे खींचना है और उनके एड्स को देखना है.
What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. अब तुमने खींच के क्या ऑब्जर्व होता है कि ये जो है कॉटन फाइबर से कॉटन फाइबर से बनी हुई है. Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. ये कॉटन वूल कहाँ से आती है? ये फील्ड्स में उगाई जाती है. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climates. तो कॉटन प्लांट्स उन्हीं प्लेसेस में उगाए जाते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो और वहाँ का टेम्परेचर वार्म और गर्म हो. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन उगाई जाती है हमारे कंट्री में? द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, जिन्हें कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन. जो कॉटन प्लांट की जो बॉल्स होती हैं, देखिए 3.6 पिक्चर में दिखा रखा है, ये एक नींबू के साइज की होती हैं. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. जब ये पक जाते हैं ये कॉटन बॉल्स, तब ये बर्स्ट ओपन हो जाती हैं, फट जाती हैं और फिर इनके अंदर जो सीड्स होती हैं वो दिख सकती हैं. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने आज तक कभी भी कोई कॉटन फील्ड देखा है जिसमें से कॉटन पिक करने के लिए तैयार हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो. ये एक ऐसा फील्ड दिखता है जो कि स्नो से भरा हुआ हो. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड. Fibers are then separated from seeds by combing. This process is called ginning of cotton. इन कॉटन बॉल से कॉटन को हैंड से अलग किया जाता है और फिर फाइबर्स में से सीड्स को सेपरेट करा जाता है कॉम्बिंग के प्रोसेस से. इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहा जाता है. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. फिगर 3.7. गिनिंग को पहले हैंड से किया जाता था. दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. इन दिनों अब मशीन्स भी यूज़ होने लग गई हैं. जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. फिगर 3.8. जूट फाइबर जो है हमें स्टेम से मिलता है, किसकी? जूट प्लांट की. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स. ये कल्टिवेट किया जाता है जूट प्लांट रेनी सीजन में. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. इंडिया में, भारत में इसे ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. अब जूट प्लांट में से जूट फाइबर तब निकाला जाता है जब वो फ्लावरिंग स्टेज में हो. द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. इन स्टेम्स को फिर कुछ दिन के लिए पानी में रखा जाता है. द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. अब ये जो स्टेम्स है ये एकदम गल जाती हैं और फिर फाइबर को हाथों से सेपरेट किया जाता है. टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns. हाउ इज इट डन? तो पहले फैब्रिक बनाने के लिए पहले फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. ये कैसे होता है? 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ. आप खुद भी कॉटन यार्न बनाना सीख सकते हैं. एक्टिविटी 4. होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. पिंच सम कॉटन बिटवीन थंब एंड फोरफिंगर ऑफ अदर हैंड. एक हाथ में अपनी थोड़ी कॉटन वूल लीजिए और दूसरे हाथ से उस कॉटन वूल को खींचना शुरू कीजिए. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन व्हाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स. अब जब आप उसे खींच रहे हो तभी आपको उसे ट्विस्ट भी करना है, जैसे फिगर 3.9 में दिखाया गया है. अब एक हाथ से वो खींच रहे हैं और फिर ट्विस्ट भी करे जा रहे हैं साथ ही साथ. आर यू एबल टू मेक अ यार्न? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. जो प्रोसेस है यार्न बनाने का फाइबर से, उसे कहते हैं स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. इस प्रोसेस में फाइबर को निकाला जाता है कॉटन वूल से और फिर उसे ट्विस्ट किया जाता है. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न.
अब ये इनसे क्या होता है, ट्विस्ट होने के बाद ये फाइबर्स मिलकर यार्न बना देते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली। एक सिंपल डिवाइस है जिसे कहा जाता है हैंड स्पिंडल या फिर टकली, जो यूज़ होता है स्पिनिंग के लिए। फिगर 3.10 देखिए। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। फिगर 3.1। जो एक और डिवाइस है जो फिर स्पिनिंग के लिए यूज़ होता है जिसे चरखा कहा जाता है। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। चरखा जो है वो पॉपुलर हुआ था, महात्मा गांधी जब उसे यूज़ करते थे। He encouraged people to wear clothes of homespun yarn and shun imported clothes made of mills in Britain। वो पीपल को कहा करते थे कि वो खुद के होमस्पन यार्न, घर में बने यार्न के ही कपड़े पहने, ना कि जो कपड़े ब्रिटेन से आए जाते थे। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। स्पिनिंग ऑफ यार्न, जो यार्न बनाने की प्रक्रिया है वो बड़े स्केल पे की जाती है मशीन की हेल्प से। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग के बाद इन यार्न्स को यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने में। 3.5 Yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. ये ऐसे काफ़ी तरीके हैं जिससे एक यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, और जिनमें से दो मेन होते हैं जिन्हें वीविंग और निटिंग कहा जाता है। वीविंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. एक्टिविटी 2 में आपने देखा होगा कि दो yarns को अरेंज किया जाता है किस तरह कि वो एक फैब्रिक बना सकें। The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. अब वीविंग क्या है? वीविंग वो तरीका है जिससे दो यार्न्स को अरेंज किया जाता है एक फैब्रिक बनाने के लिए। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। एक्टिविटी 5 में खुद ही से वीव करने की प्रक्रिया दी है, आप उसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। इन सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरह एक दो सेट्स ऑफ यार्न यूज़ किए जाते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। एक यार्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है इन पेपर स्ट्रिप से भी। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। फिगर 3.13। फैब्रिक की जो वीविंग है उसे पूरा करता है लूम्स में, जैसे फिगर 3.13 में दिखाया गया है। ये एक हैंड लूम है। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। Knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Knitting में क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक स्वेटर निट किया जा रहा है, बुना जा रहा है? अब निटिंग में एक ही यार्न को यूज़ किया जाता है, वीविंग में दो यार्न्स को और निटिंग में एक ही यार्न को। Have you ever pulled out a yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. क्या आपने कभी एक यार्न निकाला है एक फटे हुए पेयर सॉक्स के? क्या होता है उससे? आप एक निकालते जाते हैं जब तक वो पूरा फैब्रिक ख़त्म ना हो जाए, खुल ना जाए। Socks and many other clothing items are made of knitted fibers. क्लोथ्स ऐसे काफ़ी क्लोथिंग आइटम्स है जो निटेड फैब्रिक से बनाए जाते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। निटिंग जो है वो हैंड से भी किया जाता है और मशीन से भी। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग यूज़ किया जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए। These fabrics are used for a variety of clothing items. इन फैब्रिक को काफ़ी सारे
वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स बनाने में यूज़ करते हैं। 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथिंग्स? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि जो पीपल थे पुराने टाइम के, वो क्या पहनते थे, क्या मटेरियल यूज़ करते थे? It appears that in those times people used the bark and bricks, leaf or animal skins and furs to cover themselves. उस टाइम में पीपल बार्क यूज़ करते थे, या बड़ी बड़ी पत्तियां पेड़ों की, या फिर एनिमल स्किल्स या फर अपने आप को कवर करने के लिए। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs in grass into mats and baskets. जब उन्होंने एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में सेटल करना शुरू किया, तब उनने ग्रास को मैट्स में और बास्केट्स में कन्वर्ट करना सीखा। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। एनिमल फ्लीस, वाइन्स और हेयर को क्या करते थे वो लोग, ट्विस्ट करके लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बना देते थे। These were woven into fabrics. इन्हीं लंबे स्ट्रैंड्स को फिर फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता था, वीव किया जाता था। In early Indians wore fabrics made of cotton that grew in regions near the river Ganga. इंडिया में क्या होता था, फैब्रिक ऊन के बनाए जाते थे, कॉटन के, जो कि उगता था रिवर गंगा के आसपास के रीजन में। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी एक प्लांट है जिससे नेचुरल फाइबर मिलते हैं। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट में क्या होता था कि फ्लैक्स और कॉटन ये दोनों कल्टिवेट किए जाते थे नील नदी के पास में, और फिर उन्हें यूज़ किया जाता था फैब्रिक बनाने में। In those days, stitching was not known. People simply wrapped the fabrics around different parts of their body. उस वक्त में किसी को स्टिचिंग नहीं आती थी, और पीपल क्या करते थे, बस अपने आर पास फैब्रिक को रैप कर लेते थे। Many different ways of wrapping were used. काफ़ी अलग अलग तरह के तरीके यूज़ किए जाते थे रैप करने के लिए। With the invention of sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. जैसे ही स्विंग नीडल का एक सुई का आविष्कार हुआ, वैसे ही पीपल ने क्या स्टार्ट कर दिया, स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया क्लॉथ बनाने के लिए। स्टिच क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। और क्या आपको लगता होगा कि अभी सर कोई स्टिच क्लॉथ पहनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी लोग साड़ी, धोती और लुंगी या टर्बन, जिसे पगड़ी कहा जाता है, वो पहनते हैं, और ये भी अनस्टिच्ड पीस होता है फैब्रिक का, मतलब इसे स्टिच नहीं किया जाता। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, a large variety exists in also in fabrics and clothing items. जिस तरह हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि फूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है हमारे खाने में, उस तरह फैब्रिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। तो फ्रेंड्स, आपका आज की चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।